इस नए साल में इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप लोगों के लिए ला रहा है 6 अनलिमिटेड बैचेस, जो कि आपकी मदद करेंगे न सिर्फ एसएससी बल्कि रेलवे और आईबी जैसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में। अनअकैडमी है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसपे आपको मिल सकता है मौका ढेर सारे लाइव क्विज़ एंड टेस्ट में हिस्सा लेने का। एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए आ रहा है सशक्त बैच जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी में कंडक्ट कराया जाएगा। इस बैच में सीजीएल एंड सीएचएसएल के हर सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा वरुण अवस्थी सर के द्वारा, रानी मैम और अविनाश शर्मा सर के द्वारा जैसे टॉप एजुकेटर्स हैं जो एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल के स्टूडेंट के लिए ला रहे हैं फ्रेशर बैच, जिसमें आपको मिलेगा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। पिछली बार के धमाकेदार रिस्पांस के बाद इस बार फिर आ रहा है ब्रह्मास्त्र बैच जो आपकी एसएससी, रेलवे और बैंक की तैयारी करने में मजबूत बनाएगा। इन बैचेस के अलावा आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी के और भी स्पेशल बैचेस के लिए जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड आईबी जैसे एग्जाम की तैयारी को बना देंगे आपके और भी आसान। स्टूडेंट से लगातार मिल रहे सपोर्ट के चलते अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइस हाई की डेट बढ़ा दी गई है। कुछ ही दिनों में अनअकैडमी के प्लस की फीस बढ़ा दी जाएगी। इसके लिए आपको करना होगा एनरोल अनअकैडमी के प्लस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर होंगे अनअकैडमी पर तो आपको अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज करना होगा EP10। EP10 कोड को यूज करके आपको मिल सकता है EP कोड 10 को यूज करके आपको मिल सकता है 10% का डिस्काउंट यदि आप प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर होंगे तो आप फ्री क्लासेस को इससे अनलॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्री क्लासेस के लिए यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर आप फ्री क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हैं। इसी कोड की वजह से आपको सिंपली EP10 का यूज करना है और जो नीचे लिंक है रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो लिंक है इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे यदि आप कोड को यूज करना चाहें तो EP10 कोड को यूज करके इन क्लासेस को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। बॉयज़ क्या होते हैं? नहीं पता। देखो बॉयज़ को हिंदी में क्या कहते हैं? बाज। दो तरह बॉयज़ इंग्लिश में कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? एक्टिव बॉयज़ और पैसिव बॉयज़। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बॉयज़ बनाना क्यों है, बॉयज़ बनाने की ज़रूरत कब पड़ेगी और किन सिचुएशन में एक्टिव से पैसिव बॉयज़ बनाना चाहिए। तो सबसे पहला हम आपको रूल बताएं कि स्पोकन इंग्लिश में लगभग 90% ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हमें पैसिव में बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो यानी एक्टिव से पैसिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। देख पेपर में अभी हमें मिल रहे हैं एक्टिव में बनाने के लिए पैसिव तो बना लेंगे। तो उनके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये बताओ कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी जब हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। यानी यदि कोई सेंटेंस हमें दिया गया है तो उसका पैसिव वॉइस हम क्यों बनाएं, क्या ज़रूरी है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो वो देखो लगभग तीन या चार कंडीशन ऐसी हैं जब हमें सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जब हमें ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना हो। किसे एम्फेसाइज करना हो? ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना। ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने का मतलब कि जो डूअर है, डूअर मतलब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हम ये नहीं बताना चाहते कि ये काम किसने किया है, हम ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना लो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ये कुछ लाइनें लिखी और मैं चला गया बाहर। अब कोई पूछेगा ये लाइनें किसने लिखी, ये यहाँ पर किसने पढ़ाया। तो आप मुझे एम्फेसाइज न करने के बजाय यदि लाइनों को एम्फेसाइज करोगे तो आप क्या करोगे, आप ये बोल सकते हो उससे कि इंग्लिश वाले सर ने लिखा है, इंग्लिश वाले सर के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मुझे एम्फेसाइज नहीं कर रहे, आप किसे एम्फेसाइज कर रहे हैं? इंग्लिश को।
और यदि आप मुझे एम्फेसाइज कर रहे होते तो सेंटेंस किससे बनाते फिर आप? कौशल सर ने लिखा, यानी एक्टिव वॉइस में आप उसे बना देते, यही तो होता। यानी जब आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस किस में बनाएंगे? पैसिव वॉइस बना दें। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमें डूअर पता ही ना हो कि ये काम किसने किया है। कई सारे एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये नहीं पता होता ये काम किसने किया है। अब आपको सेंटेंस लिखना है इंग्लिश में तो हम एक्टिव वॉइस में समबडी, समवन, नोबडी, नो वन ऐसे ही तो लिखते हैं, तो पता ही नहीं किसने किया। अब जैसे मान लो सेंटेंस लिखा है आपका समबडी स्टॉल माई पर्स, समबडी स्टॉल माई पर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब ऐसे लिखने, अब मैं किसी से ये बोलूँ किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, यहाँ पर तो मैं इस व्यक्ति को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसी को तो कर रहे हैं। अब हमें तो यही नहीं पता ये है कौन, तो हम इसे एम्फेसाइज क्यों करेंगे? हम किसे एम्फेसाइज करेंगे? मान लो हमको रिपोर्ट डलवाने गए, थाने में गए, पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पर हम उस चोर को एम्फेसाइज या समबडी को एम्फेसाइज करेंगे या फिर अपने पर्स को? पर्स को ही तो करेंगे ना। या तो हमें पता होता कि किसने चुराया है तो हम सीधा उससे ले ही नहीं लेते, तो हम कोतवाली क्यों जाते? तो फिर हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे? रूल है, आप पैसिव वॉइस तब बनाएं सेंटेंस में जब हमें डूअर ना पता हो। जो सब्जेक्ट है हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो आप सेंटेंस कैसे लिखेंगे? माई पर्स, नहीं पास्ट इंडेफिनिट है, वाज स्टॉलन। आप पुलिस वाले से आ जाओगे माई पर्स वाज स्टॉलन, मेरा पर्स चोरी हो गया। अब किसने किया हम इसे एम्फेसाइज नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें मालूम नहीं। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन तो ये कि जब हम सेंटेंस में किसे एम्फेसाइज करना चाहते हो? ऑब्जेक्ट को, तो आप पैसिव वॉइस बना लो। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमें डूअर नहीं पता, काम करने वाले का ही नहीं पता किसने काम किया है, तो आप क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बना लो। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन ये है कि जब हम सेंटेंस में जो डूअर है, डूअर मतलब सब्जेक्ट, जब सेंटेंस में जो डूअर है हम उसे बताना नहीं चाहते, हम बताना न चाहें। ये समझ में आया? नहीं, मतलब सेंटेंस में आप किसने काम किया है ये बताना ही नहीं चाहते हो। अब आप सेंटेंस किससे लिखोगे? पैसिव वॉइस बना दो। जैसे मान लो घर में दो भाई बहन हैं और मम्मी पापा बाहर गए, लड़ाई हो गई और किचन की प्लेट टूट गई। कोई कहेगा कि हमने तोड़ी? जब घर पे मम्मी पापा आएंगे तो कोई बोलेगा? कोई नहीं कहेगा ना। आपस दोनों सलाह कर लें, कहीं कोई मत बताओ। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या बनती है कि हम डूअर को बताना ही नहीं चाहते कि काम किसने किया, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा प्लेटें टूट गई हैं, नहीं तो और ज़्यादा डांट पड़ेगी, फिर बाद में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट वे में यानी कि पैसिव वॉइस बताया जाएगा। आप क्या कहोगे कि टू प्लेट्स वर ब्रोकन। अब ये कहोगे बाई मी, बाई हर, बाई हिम, बताओगे क्या? नहीं बताओगे। तो सेंटेंस किस में बना देंगे? सीधा पैसिव वॉइस में। तीन कंडीशन हो गई कि सेंटेंस में कब कब हमें पैसिव बनाना है। आगे और देखो नेक्स्ट कंडीशन चौथी। मान लो कि ए बी सी तीन बच्चे हैं और गली में क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तीनों लोग क्या कर रहे हैं? ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। सामने किसी शर्मा जी का या मिश्रा जी का घर होगा। क्या हुआ? कांच टूट गया, ठीक है। यही तो होता है गलियों में खेलते हैं तो। हाँ, मतलब ये तीनों लोग क्रिकेट खेल रहे थे, सामने शर्मा जी का घर, कांच की विंडो लगी होगी बहुत अच्छी उनके यहाँ। अब एक क्या कर रहा है? बैटिंग, बी मान लो बॉलिंग कर रहा है, सी फील्डिंग में लगा हुआ है।
जैसे ही बी ने बॉल फेंकी, बैटिंग कौन कर रहा था, ए, और जैसे ही ये कांच टूटा, ये दोनों क्या करेंगे, तुरंत अपने घर। यही तो होगा। अब रह कौन जाएगा, ए वाला भी क्या करेगा पता है, इतनी जल्दी बाहर तो आएंगे नहीं, तो ये जल्दी से अपने घर भागेगा, अपने मम्मी पापा के पास तुरंत जाएगा। शर्मा जी आएंगे बाहर निकल के, कहेंगे अभी यहाँ गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनमें से ये वाला जो बच्चा था इसे तो हम जानते हैं, ये यहाँ रहता है पास में ही। शर्मा जी क्या करेंगे, सीधे इनके घर आ गए। यही तो होगा। अब ए क्या करेगा कि ई के पीछे छिपा होगा, मम्मी पापा के पीछे दुबका होगा। शर्मा जी कहेंगे, अब शर्मा जी क्या कहेंगे बताओ, अब वो अपनी विंडो को यहाँ पर एम्फेसाइज करेंगे, विंडो को एम्फेसाइज करेंगे या फिर ए को एम्फेसाइज करेंगे, बताओ। हैं? सिचुएशन क्या कह रही है कि वहां पर डूअर खड़ा है लेकिन विंडो यहां नहीं है, विंडो थोड़ी साथ में उठा के ले आएंगे वो, ए को एम्फेसाइज करेंगे। तो अब सेंटेंस एक्टिव में बनेगा या पैसिव में, एक्टिव वॉइस बनेगा। क्या बनाएंगे हम, योर चाइल्ड हैज ब्रोकन माई विंडो। यही तो होगा, क्योंकि शर्मा जी आए तो यहाँ पर बच्चा खड़ा है, डूअर यहीं खड़ा है सामने, तो ये कहें तुम्हारे बच्चे ने मेरी विंडो तोड़ी है, यही तो बोलेंगे। ये नहीं मानेंगे, ये कहेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, विंडो तोड़ दी, ये छोटी सी बॉल से कैसे विंडो टूट जाएगी दिखाओ। तो अब ये क्या करेंगे, ये जाएंगे विंडो देखने आ जाएंगे। तब शर्मा जी क्या बोलेंगे, सिचुएशन क्या रहेगी उस समय, उस समय शर्मा जी विंडो को एम्फेसाइज करेंगे या फिर डूअर को। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ऐसे वॉइस बनेगा। और चार्ट लिखने की जरूरत है यहाँ पे, और सुनो, 90% एक्टिव से पैसिव बनाते समय एजेंट बाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो डूअर होता है वो लेस इंपोर्टेंट होता है या फिर अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड मतलब हमें पता है, और तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार सेंटेंस में बाई नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेंटेंस में बाई यू, बाई हिम, बाई देम, बाई चाइल्ड, बाई हर नहीं मिलेगा, लेकिन सेंटेंस किस में लिखा होगा, पैसिव वॉइस में। क्यों, क्योंकि या तो वो लेस इंपोर्टेंट होता है या फिर अंडरस्टूड होता है। अब इस कंडीशन में बाई और चाइल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसी से पता चल रहा है कि ये विंडो किसने तोड़ी। जो दो लोगों में बात हो रही है तो उन्हें पता है कि किसकी बात हो रही है। तो सिचुएशन समझ में आई। चौथी कंडीशन ये है कि 3 कंडीशन तो हमने आपको ये बताई, कौन कौन सी 3, कि पहली कंडीशन तो ये कि जब हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हो तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना दो, या फिर जब हमें डूअर नहीं पता हो, जब हमें डूअर नहीं पता हो तो सेंटेंस क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस बना दो, या फिर सेंटेंस में हम डूअर को बताना ही नहीं चाहते काम किसने किया है, तो आप सेंटेंस क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बना दो। और जब सिचुएशन से स्पष्ट, सिचुएशन में ये समझ में आ जाए कि हमें सेंटेंस एक्टिव बनाना है या पैसिव बनाना है, डूअर पास में हम डूअर को एम्फेसाइज करना चाहते हो तो एक्टिव वॉइस बना दो, हम जिस पर प्रभाव पड़ा है यानी ऑब्जेक्ट तो उसको पैसिव वॉइस बना दो। तो इस तरह से अब ये सिचुएशन है बनाने की, समझ में आ गई इतनी, लिख लो लिखना चाहोगे। हाँ, तो बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो वर्ब पढ़ी है आप लोगों ने, वर्ब में भी 2 तरह की वर्ब पढ़ी। वैसे तो कई तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है वर्ब को, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, लिंकिंग, कॉपुला, स्टेट, बहुत कई सारी मिलेगी। लेकिन इनमें भी आपकी ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ये वर्ब क्या होती हैं, देखो जितने भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं वो सबके सब कौन सी वर्ब के बनाए जाएंगे,
ट्रांसिटिव वर्ब। पैसिव वॉइस केवल ट्रांसिटिव वर्ब के बनते हैं। इन ट्रांसिटिव वर्ब का कोई भी पैसिव नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रहे। अब पहचानो कैसे सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है और ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है। तो देखो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, रूल है जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, जो वर्ब होती है ना वो कार्य हो गया आपका, जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है और उसका प्रभाव जिस चीज पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मान लो ही किल्ड, उसने मारा, किसे मारा। अब जो मर गया उस पर प्रभाव पड़ा, इसने काम किया, जैसे लिखा हमने ही किल्ड अ स्नेक। ठीक, ही सब्जेक्ट हो गया आपका, किल्ड आपकी वर्ब हो गई, ये काम किया उसने, और इसने काम किया ये, और इसका प्रभाव किस पर पड़ा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पैसिव बन जाएगा। अब हम ऐसे कहें ही वेप्ट, वह रोया, अब इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, खुद डूअर पर। डूअर ने ये कार्य किया, इसका प्रभाव किस पे पड़ा, आंसू किससे आएंगे, दुख किससे पहुंचेगा, जो रो रहा है उसी को। तो ये इस वर्ब का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा। हाँ, इसके आगे एडवर्ब लगे हो सकते, ही वेप्ट बिटरली, तो एडवर्ब लग जाएगा, वो एडवर्ब थोड़ी ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो तुम्हारा। तो जितनी भी इनट्रांसिटिव वर्ब होती है उनके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा। अब बात करते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन किन बातों का हम याद रखें। यानी जब भी कोई भी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है उसे पैसिव बनाएंगे तो हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे क्या कर देते हैं, उसे एजेंट वाई के साथ क्या बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखो कि जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसे क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। जितनी भी वर्ब है आपकी मेन वर्ब, जो भी आपकी वर्ब है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, कोई भी हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव पास्ट पार्टिसिपल, कोई भी, तो इसे किस में बना देंगे, किस में बनाते हैं, हाँ, यहाँ पर कोई भी वर्ब हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी इन्फिनेटिव, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब किस में बन जाएंगे, आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। थर्ड फॉर्म में है तो भी थर्ड फॉर्म रहेगा, फर्स्ट सेकंड और जो भी है वो सब किस में बन जाएगी। तो अब ऐसा क्या बचेगा जो हर पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है, बस ये समझ में आ गया, पैसिव समझ में आ जाएंगे। बोलो अब इसमें ऐसा क्या बचा जो हर पैसिव वॉइस में हम बार बार लगाते हैं और वही भूल जाते हैं, और उसके लिए हम 12 सालों से पैसिव पढ़ते चले आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो चौथा पॉइंट ये याद करो, क्या याद करना है, सभी पैसिव वॉइस में बी वर्ब का प्रयोग करना है। बी वर्ब किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, यानी जहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है वहां पर क्या यूज करना, बार बार बी वर्ब, और आपका पैसिव बनता जाएगा, रूल चेंज होते रहेंगे और आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बी वर्ब क्या होती है ये देख लो थोड़ा सा पहले। बी प्रेजेंट में एच आर एम, पास्ट में वाज और वर, और अच्छा बीन, बी, इतना याद कर लो, एच एम आर वाज वर बीन एंड बी, ये बी के फॉर्म है। तो यानी जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है पैसिव वॉइस में तो इन्हीं में से कोई एक लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते जाओ, ये तो चेंज होना ही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो चेंज होना ही है। ठीक है, इसे लिखना है। इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसका, सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही तो होगा। अब जब इसका पैसे बनाया जाएगा तो सिंपल सा ये हर टेंस में यही होना है। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। ये क्या है आपकी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म बनेगा, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया था कि हर पैसिव वॉइस में आपको बी लगाना है। अब बी वर्ब देखो, बी वर्ब आप उस फॉर्म में लिख दो जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब का फॉर्म है हम वो बी वर्ब बना देंगे। बी मेन वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ बी वर्ब का फॉर्म देखो, आपने लिखा फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव फॉर्म बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म को पास्ट सिंपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म जिसे आप बोलते हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यदि हम यहाँ लिखें बी, फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखें बी, तो इसे प्रेजेंट में और क्या कहते हैं, इज आर, पास्ट सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगा वाज बार, पास्ट पार्टिसिपल, और ये अब फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है बी वर्ब की, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज आर एम। हर पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस की, वो बी वर्ब बनाते जाना, ये याद रखो, और क्या बनाते जाओ जो मेन वर्ब है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इज आर एम, ऐसे ही होगा। हर एक्टिव से पैसिव बनाते समय एजेंट वाई के साथ सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, एजेंट वाई और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे ही तो करेंगे। चलो देखो, यह सेंटेंस आपका लिखा है, ही राइट्स अ लेटर। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, क्या लिख देंगे अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म है तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो एज, और इसकी क्या लिखेंगे थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय, ऐसे ही तो बनाएंगे सिंपल। तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें, ठीक है। अब देखो, अब आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, देखो हर टेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसे नहीं लिख रहे हम, सीधा ये लिख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में आपकी एच आर एम आएगी और मेन वर्ब कैसे आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस। अब इसका यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ये जो इज आर एम है ये तो रहेगी, तो पैसिव वॉइस में इज आर एम रहेगा। क्या लिखना है बी वर्ब, क्या लिखना है बी वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, जो मेन वर्ब में है, बी वर्ब का वो फॉर्म लिख देना जो मेन वर्ब में, मेन वर्ब में क्या आईएनजी, तो बी को क्या कर देंगे, इस तरह से आप बनाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट देखो समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल अभी साथ में इकट्ठी करवाते हैं सब। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट आगे होगा, हैज हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ऐसे ही तो होगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी, हैज हैव, ये हैज हैव रहेगी और इसमें क्या जोड़ना है बी, बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे जो मेन वर्ब में है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो रही है आपकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। अभी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी ऐसा तो नहीं जिसे समझ में ना आ रहा हो, ये नहीं आ रहा, ऐसे लिखें ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, सबका एग्जाम्पल भी लिखवाओ साथ में, ठीक है। ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट कौन सा टेंस है, ब्रेकफास्ट को हम क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दिया, इसके साथ क्या आएगा एज। अब ये जो मेन वर्ब है आईएनजी लगी है,
वो थर्ड फॉर्म में बनेगी कि नहीं? हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेकिन पैसिव वॉइस भी याद रहे, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये एजेंट बाई बार बार इसमें मिले, बाई हिम, बाई यू, बाई देम मिलेगा भी नहीं सेंटेंस में। हाँ, यहाँ तक इतना मिलेगा ना, फिर भी पैसिव वॉइस में लिखा है। परफेक्ट देख लो, दे हैव ब्रोकन अ चेयर, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ चेयर हैज, बी वर्ब लिखी, बी वर्ब को कौन सा फॉर्म लिख देंगे? थर्ड फॉर्म, बीन, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है, तो यहाँ क्या रहेगा? ये ब्रोकन। ऐसे ही होगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अब देखो, आप समझ में आएगा कि एक्टिव वॉइस में कैसे लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे लिखेंगे? हैज, हैव, बीन और वर्ब में आईएनजी, ऐसे ही तो बनाते हैं। आप समझ में आया पैसिव क्यों नहीं बनेगा इसका? क्योंकि इसके एक्टिव वॉइस में ही बी वर्ब है। पैसिव उसी टेंस का बनेगा जिसके एक्टिव वॉइस में बी वर्ब नहीं होगी। जितने भी टेंस के एक्टिव वॉइस में बी वर्ब होगी उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। अब समझ में आई बात? चाहे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें हैड बीन होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें भी विल हैव बीन होता है। चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसमें विल बी, सेल भी होती है एक्टिव में। तो बी वर्ब एक्टिव वॉइस में ही आ जाती है। इसलिए इन चार टेंस के पैसिव, और पैसिव बन किसके रहे हैं? जिनके एक्टिव वॉइस में आपको बी वर्ब नहीं मिल रही। समझ में आ गया ना क्यों नहीं बनाना है? ठीक है, लेकिन बोलो, चलो आगे देखें। आगे कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है आपका? सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही बनाना है, सिंपल सा। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? अब इसमें बी, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म बी वर्ब की। बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज वर्ब होती है। तो आप यहाँ पे वाज वर्ब लिख लो। मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब पैसिव वॉइस में जितने भी एक्टिव से पैसिव बनाइए, जो मेन वर्ब है आपकी वो किस फॉर्म में जाएगी? थर्ड फॉर्म में जाएगी। और एजेंट वाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यही तो होगा। जैसे ही रॉट अ लेटर, क्या करेंगे? अ लेटर वाज रिटन बाय। सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है आपको? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका पहले सब्जेक्ट, इसे हटा ही देते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा आपका? वाज और वर एक्जुलरी वर्ब होगी, और मेन वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो रहना ही रहना है, उसे हटाना नहीं। उसके साथ बी वर्ब और जोड़ना है पैसिव में। यहाँ पे वाज के साथ वाज रहेगा, वर होगा तो वर रहेगा, बी और लिख दो। लेकिन बी का हर पैसिव वॉइस में बी वर्ब लगाते चले जाओ, हेल्पिंग वर्ब बनती जाएंगी तुम्हारी। अब बी वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? जो मेन वर्ब में है। मेन वर्ब में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? बी। और मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखेंगे? थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? था। ऐसे ही बनेगा। जैसे सेंटेंस लिखिए, दे वर प्लेइंग हॉकी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पैसिव बनाएंगे, क्या करेंगे आप? वाज, बी वर्ब लगाएंगे, बीइंग,
प्लेड बाय देम। हाँ बोलो, ठीक है इतना। और देखो पास्ट परफेक्ट में क्या होना है, बी लग जाएगी। हाँ तो समझ में आ रहा है ना। एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको किन चीज़ों को याद रखना चाहिए, केवल हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में भी क्या जोड़ते जाओ, बी वर्ब जोड़ते जाओ। हर पैसिव वॉइस ऐसे ही बनता चला जाएगा, चाहे इम्परेटिव हो, चाहे जो सा आपका एक्टिव से पैसिव बनाना हो आपका। जैसे एक्टिव वॉइस इसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हेड आती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो रहेगी, इसके साथ क्या और जुड़ जाएगा, बी। बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, जो मेन वर्ब में है, तो क्या हो जाएगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे ही हैड इनवाइटेड मी, पास्ट परफेक्ट है, मी को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। आई हैड बीन इनवाइटेड बाय हिम, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके एक्टिव वॉइस में ही हैड बीन बी वर्ब आ जाती है, तो इसलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लिखो, चलो आगे देखें। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल कैसे बनाना है, एक्टिव वॉइस में विल और शैल का यूज होता है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी, यानी विल और शैल रहेगा। इसके साथ क्या लिखना है आपको, बी वर्ब। बी वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म भी बी होती है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी विल शैल लिखी है तो ईजेएमआर थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी। और मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में। जैसे ही विल किल यू, क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, यू विल बी। और इतना सही नहीं है, इतना सही है कि बाई एम लगाने की जरूरत है, नहीं है ना, एग्जाम में तो मिलेगा ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एजेंट वाई यूज मिलेगा ही नहीं, मतलब 90% एक्टिव से पैसे बनाते समय बाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तभी पड़ेगी जब हम किसी पर्टिकुलर डूअर की बात कर रहे होंगे, तो किसी प्रॉपर नाउन होगा तो मिल जाएगा, या फिर वहाँ बताना जरूरी है कि ये काम किसके द्वारा किया गया, कौन ही, कौन ही सी इट आई वी यू दे अ चाइल्ड अ मैन पुलिस वन समवन नो वन पीपल नोबडी एनीबडी, ये कभी नहीं आते भाई के बाद, ठीक है। बातें करूँ, हाँ जी। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसे बनेगा क्या, क्यों नहीं बनेगा, विल और सेल और बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसकी एक्टिव वॉइस में क्या आ जाती है पहले से, बी, इसलिए इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस में विल और सेल और हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पैसिव बनाएंगे तो विल और सेल रहेगा, हैव भी रहेगा और बी वर्ब भी आएगी, लेकिन बी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, जो मेन वर्ब में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीन। और मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखी जाएगी, थर्ड फॉर्म में। ये आपके हो गए टेंस के पैसिव खत्म। दे विल they will have scolded you, तो इसे कैसे बनाना है, you will have been scolded by them। हो गए,
ये आपके हो गया एसाइटिव, और निगेटिव भी इस तरह से बन जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बताओ? यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जो एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक्जुलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। एक्जुलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। और ऐसे क्वेश्चन में हम केवल आंसर जो देते हैं वो केवल यस और नो में देते हैं। जैसे किसी ने पूछा, हाँ, डू यू प्ले हॉकी? यस सर। तो सामने वाला पर्सन क्या कहेगा? यस आई डू, और नहीं खेलता है तो ये नो आई डोंट, इतना ही तो बोलेगा। लेकिन दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कौन सा आपका? WH वर्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन किससे स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। कौन कौन से? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, हाउ, इन्हीं सबसे हो रहे। क्यों? और भी हो रहे तो हाउ मैनी, हाउ मच लगा लें तो हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों देखो, यदि सेंटेंस में यदि WH वर्ड पहले है, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब है हो भी सकता है नहीं भी। डू, डज और डेड, कितने टेंस हो गए? 2। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट। इसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव फॉर्म आता है तीनों के बाद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डज या डेड है तो आपकी मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में किस फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म। ऐसी तो हो जाएगी। देखो, यदि हम ऐसे लिखेंगे डू दे प्ले हॉकी, हाँ आएगा ना, डू दे प्ले हॉकी। और यहाँ पर लिख दें व्हेन, तो WH वर्ड भी हो गया और इंटेरोगेटिव भी हो गया आपका। तो यदि WH वर्ड है तो WH वर्ड जो है वही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हॉकी को बनाएंगे सब्जेक्ट, और इसके अनुसार यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब आएगी पैसिव में इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्या यूज होता है? EJMR। EJMR किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? यहाँ पर हॉकी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आएगा आपका एज। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? मेन वर्ब। बी क्यों लिखेंगे? बी वर्ब या तो बी पहले, ये बी वर्ब भी तो है पैसिव में। मेन वर्ब, मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा? प्ले बाई, क्या हुआ? रिएक्शन दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है। और देखो, डिड यू इनवाइट हिम, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पैसिव बनाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार पैसिव वॉइस में आएगा वाज। क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में एक्जुलरी वर्ब कौन सी यूज होती है? वाज वर्ब। यहाँ हो जाएगा आपका ही, पास्ट पार्टिसिपल, इनवाइटेड, ठीक है। WH वर्ड होगा तो वही WH वर्ड नीचे हो जाएगा। आगे यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके स्टार्ट हो एक्टिव वॉइस में इज, आर, एम, वाज और वर से, कितने टेंस हो गए? 2। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। इन दोनों टेंस के बाद सब्जेक्ट तो आपकी वर्ब में ING फॉर्म आएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाइए तो क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है वो पैसिव में भी रहेंगी। तो एज है तो एज रहेगा, पैसिव में आर है तो आर, वाज है तो वाज, वर है तो वर, एम है तो एम। इसके साथ फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसे क्या बना देंगे हम? सब्जेक्ट। इसके साथ लगाएंगे बी वर्ब। बी वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? जो मेन वर्ब में है,
बीइंग हो जाएगा। और मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखेंगे? थर्ड फॉर्म में। एजेंट बाई का यूज करेंगे और इंटेरोगेटिव बन जाएगा तुम्हारा। जैसे सेंटेंस है इज ही वॉचिंग टीवी, कैसे बनाना है? इज टीवी वी वॉच्ड बाई, सिंपल है, कठिन तो नहीं है, सरल लग रहा है। नहीं, एक्सरसाइज तो बहुत हार्ड मिलेगी। देखो जो रूल पढ़ाए जाते हैं ना, टीचिंग का मेथड होता है सिंपल टू। तो अभी जो हम एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये तो आपको सिंपल मिलेंगे, बहुत सिंपल मिलेंगे, शायद ऐसे ही तुमने एकेडमिक में ही पढ़े होंगे, है ना। अब जब जो एक्सरसाइज कराएंगे वो तुम्हें मिलेगी तुम्हारे लेवल की, तो जहाँ पर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं तुम सोचो कि ऐसे ही मिल जाएंगे, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। टीचिंग का तरीका या टीचर का मेथड भी होता है। एग्जाम्पल शुरुआत में डेमो देते हैं ना टीचर्स, डेमो देते हैं तो क्या करेंगे, डेमो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाएंगे, बच्चे को तुरंत समझ में आ जाए, ऐसा लगे ये तो बहुत सरल हो गया। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही सरल है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, और जैसे ही एक्सरसाइज में लगे वहाँ पर समझ में नहीं आती फिर सेंटेंस फिर क्या कहते हो, जैसे ही तुमने पेड कोर्स खरीद लिया या कोचिंग में फीस जमा कर दी, फिर टीचर पढ़ाएगा एग्जाम के तरीके से, फिर कहोगे डेमो तो बहुत अच्छा था 3 दिन का, लेकिन अब टीचर सही नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ें तुमने पढ़ी नहीं आज तक, इसलिए कठिन लग रही हैं। अब ये तुम 12 साल से पढ़ रहे थे ऐसे ही, तो ऐसे ही हमने पढ़ा दिया, थोड़ा सा सिंपल कर दिया, तो तुम क्या सोच लगे रहा है बहुत सरल है, ऐसा नहीं है, इसमें भी हार्ड मिलेंगे। आगे देखें, हैज, हैव और हैड, कौन से टेंस बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट इन तीनों के साथ मेन वर्ब किस फॉर्म में आती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही तो बनाएंगे, ठीक है। सेंटेंस 1-2 लिख लो। हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या हो जाएगा? देयर वर्क, ये देयर वर्क पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, क्या लिखेंगे? देयर वर्क हैज बीन, हाँ हैज आगे आएगा ना, हैज देयर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय, ठीक है, सरल है। अच्छा, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, अब आज नहीं कल करो। मॉडल वर्ब के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? मॉडल वर्ब जानते हो क्या होती है? बताओ। मे, माइट, कैन, कोड, बेल, वोड, सेल, सोड, नीड, डेयर, यूज टू, यही सब है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हाँ बिल्कुल मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में क्या है कि कोई भी मॉडल वर्ब हो एक्टिव वॉइस में, उसके साथ क्या आएगा? इन्फिनेटिव फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही सिंपल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। जो मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में है, कैन है तो कैन हो जाएगा, मे है तो मे हो जाएगा, माइट है तो माइट। ऐसा नहीं करना कैन है तो नीचे तुम कोड लिख दो पैसिव में, ये नरेशन में करना, वो भी तब जब जरूरत हो तब। मॉडल वर्ब, जो मॉडल वर्ब है वही मॉडल वर्ब रखो। इसके बाद सिंपल सा तुम्हें क्या लगाना पैसिव में? बी वर्ब। मॉडल वर्ब के पैसिव खत्म हो गए। कोई भी पैसिव वो थर्ड फॉर्म ही आएगा। कितना सरल लग रहा है?
ज़्यादा सरल हो गया ये। अब कोई भी मॉडल वर्ब आए एक्टिव वॉइस में, कैन है तो कैन देख लो, पैसे में कैन भी कर दो। और क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये तो हर टेंस में करना है, ये तो रटा ही है। मेन चीज़ क्या याद रखना है तुम्हें कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब सिंपल सा हमने याद कर लिया कि हर पैसिव वॉइस में बी वर्ब लगाते जाओ, और जो मेन वर्ब है उसे थर्ड फॉर्म में लगाते जाओ, पैसिव बनते चले जाएंगे। कोई भी पैसिव हो, इसके आगे जितने भी रूल आएंगे ना पैसिव में, बस यही करना है, 2 पॉइंट याद रखना है, बी वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एग्जाम्पल देखो, यदि हम ये कहें ही कैन डू इट, पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इट, कैन है तो कैन लिखा रहेगा, बी वर्ब लिखो, और डू का पास्ट पार्टिसिपल डन, हो गया पैसिव। कठिन है, ठीक है। तो मॉडल वर्क फिनिश हो गया अपने, बस अब ये एक्सरसाइज लगा के लाना घर से।